नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है उज्ज्वल आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग यूपीएसआई का जो आपका टेस्ट हुआ था उसी का विस्तृत सोल्यूशन देखेंगे आज। तो आज ये हमारी जो एसटी है वो 1 नवंबर की है, आप लोगों ने दी होगी और सभी के पास एसटी होगी भी। उसी का डिटेल सोल्यूशन जो भी है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से, है ना। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एम एन से 3 गुना अधिक कुशल है, इसलिए वह एन से 22 दिन कम समय में काम को पूरा कर सकता है। तो एन पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यहां पर कहा गया कि जो एम है वो एम एन से क्या है, कुशल है ना। एम जो है वो एन से कुशल है 3 गुना अधिक, यानी एम जो है वो एन से 3 गुना कुशल है। तो अगर हम मान लें कि एन एक काम करता होगा तो ये कितना काम करता होगा, 3। ये इनकी कार्य कुशलता का अनुपात है। कार्य कुशलता का मतलब हो गया इनकी क्षमता का अनुपात, ठीक है। इनकी क्षमता का जो अनुपात दिया गया वो कितना दिया गया, 3:1, यानी एम जो है वो एक दिन में 3 काम कर पाएगा और जो एन है वो एक दिन में 3 काम कर पाएगा, एक काम कर पाएगा। वह एन से 262 दिन कम समय लेता है। देखिए ये जो अनुपात है ये क्षमता का है। अच्छा, जितना काम एम किया होगा उतना ही काम एन ने भी किया होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर 2 लोगों के द्वारा किया गया कार्य बराबर है तो क्षमता और समय ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर किया गया कार्य बराबर है तो क्षमता और समय दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिएगा क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो यहां से जो समय होगा वो जस्ट इसका व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होगा। 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी m किसी काम को करने में लेगा 1 में समय और जो n है वो किसी काम को करने में लेगा 3 में समय। आपको ये कहा गया कि m जो है वो n से 262 दिन कम समय लेता है। अब अनुपात को देखो तो n के दिनों का अनुपात 3 है और m के दिनों का अनुपात 1 है। तो यहां पर m ने n से कितना कम दिन समय लिया, तो 2 और सवाल में कितना समय लिया, 262 दिन, यानी कि 2 की वैल्यू 262 दिन हो गई। तो यहां से हम लोग 1 की वैल्यू निकाल पाएंगे, 1 3 1 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 131 आ गई, है ना। 131 दिन बोलेंगे इसको, ठीक है ना भाई, 131 दिन कह रहा है। तो n पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है, यानी जो n है वो पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। ये देखो n के काम करने के समय का अनुपात कितना है, 3। 1 बराबर 131 दिन है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 131 को आपको 303 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपका जो मान आ जाएगा वो 393 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। एक की वैल्यू 131 दिन है तो 3 की वैल्यू 393 हो जाएगी। क्लियर है बात, आगे सभी को समझ में। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। अगला सवाल है, राज ने एक यात्रा में लगातार 6 दिनों में 1200, 1300, 1400, 1100, 1300 और 1200 खर्च किए। इन 6 दिनों में उसका औसत दैनिक खर्च क्या है। देखो इस टाइप के सवालों में आप एवरेज कुछ भी मान लो, जो मर्जी आए वो मान लो, लेकिन कुछ ऐसा मानेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहे। तो हमने मान लिया कि हमारा जो एवरेज था वो कितना था, 1300 था। अब कंपेयर करिए, 1300 को 1200 से कंपेयर करेंगे तो यहां पर 100 की कमी आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। यहां पर 0 है ना डेविएशन, यहां पर कितना वृद्धि है, 100 ज्यादा है ना 1400 1300 से। यहां पर कितने की कमी दिख रही है आपको, 200 की। यहां पर हो गया 0 और यहां पर कितने की कमी है, 100 की। तो देखो यहां पर क्या हो सकता है आपका, ये 100 और ये 100 जो हो गया वो कैंसिल, ये प्लस का 200 और ये माइनस का 100। तो प्लस माइनस का 200 है और ये माइनस का कितना है, 100। कुल मिलाकर क्या देगा, माइनस का 300 हो जाएगा। कुल ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो माइनस का कितना आएगा, 300।
हमारे पास कुल कितने दिन हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इस 300 की कमी को हम 6 हिस्सों में बांट देंगे, यानी कितना हो जाएगा? -50। और इस 50 को यहां पर ला करके हम माइनस कर देंगे। अगर प्लस होता तो प्लस करते, माइनस है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में वो 1350 आ जाएगी, सॉरी 1250, ठीक है ना। जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में वो 1250 आ जाएगी। 1300 में से 50 हम लोग माइनस कर देंगे तो आपका 1250 हो। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के ऊपर। तो यहां पर हम लोग कुछ भी मान के सवाल कर सकते हैं, 1100 1200 1300 कुछ भी माने, लेकिन कुछ ऐसा मानेंगे जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहे। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 पे। देखिएगा, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत वजन तब 0.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 60 किलोग्राम वजन वाले विद्यार्थी में से किसी एक को नए विद्यार्थी से बदल दिया जाता है। कहने का मतलब है एक आदमी गया है और एक आदमी वापस आया है, तो कुल मिलाकर संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई 30 विद्यार्थी थे, एक चला गया एक आ गया, तो 30 के 30 ही रहेंगे। अब जो नया व्यक्ति है उसका आपको भार बताना है ना। तो नए, हम लोग डायरेक्ट इस बात को निकाल सकते हैं, नए विद्यार्थी का वजन, नए विद्यार्थी का वजन। देखो, नए विद्यार्थी का वजन निकालने का क्या तरीका होगा समझिएगा। सीधी सी बात है, जो पुराना वजन है औसत वजन उसका इस्तेमाल हम करेंगे। कितने भार वाला गया है? तो आप कहेंगे कि 60 किलोग्राम भार वाला गया है यहां से। तो जितने भार वाला व्यक्ति यहां से चला गया है, हम लोग नए वाले को हम लोग उतना मान के चलेंगे कि कम से कम इतना तो होगा ही। तो कितने किलोग्राम वाला गया है? 60 किलोग्राम वाला। तो हम मान के चलेंगे कि वो कम से कम 60 किलोग्राम का तो होगा ही होगा। अब आप देखिए, उसके जाने से औसत बढ़ रहा है या घट रहा है? तो आप देखेंगे औसत जो है वो बढ़ रहा है। तो अगर औसत बढ़ रहा है तो आपको लगाना है प्लस, लगा लीजिए। औसत कितना बढ़ रहा है? 0.5 किलोग्राम, यानी हर आदमी औसतन 0.5 किलोग्राम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि 30 लोग हैं अगर, तो 30 लोग 0.5 0.5 0.5 किलोग्राम बढ़ते जाएंगे। तो 30 लोगों में जब 0.5 की आप वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। भाई 0.5 को जब आप 30 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा, तो 5 से कितना होगा? 15। यानी जो आने वाला व्यक्ति है, वो विद्यार्थी है, वो 75 किलोग्राम का तो रहेगा ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है बात? आसान सवाल था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। ठीक है भाई, यदि कुल समय के 1/3 समय में दूरी का 1/4 हिस्सा तय करता है, यानी जितना समय वो ले रहा था उसका 1/3। तो देखो, 1 घंटे का 1/3 कितना होगा बताओ? 1 घंटे का जो 1/3, 1 घंटा मतलब हो गया 60 मिनट, 60 मिनट का 1/3 मतलब 20 मिनट। समझ में बात आ गई? 20 मिनट, ठीक है ना। 1/4 हिस्सा दूरी कितनी है? 8, तो 8 का 1/4 कितना होगा? 2 किलोमीटर। तो इसके कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने 20 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी को क्या कर दिया? कवर कर दिया। ठीक है ना। अब कह रहा है शेष दूरी को तय करने के लिए, शेष समय में तय करने के लिए शेष दूरी को उसकी चाल क्या होनी चाहिए। अब आप जानते हैं ना, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। तो देखो, उसके पास दूरी कितनी शेष रह गई है भाई? जाना कितना था? 8, चला कितना गया? 2 किलोमीटर। तो उसके पास जो शेष डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर बचा है? केवल कितना जाना था? 8 2, तो बचा कितना? 6, है ना। 6 किलोमीटर की दूरी बची है ना, क्योंकि 2 किलोमीटर जा चुका है। कितने मिनट इसने लिया है समय? 20 मिनट। और उसके पास पहले समय कितना था? 1 घंटे था। 20 मिनट कवर कर लिया तो बचा कितने मिनट? केवल 40 मिनट। इस 40 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग किया जाएगा और 60 जो होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, यानी ये जो 60 है वो नीचे से ऊपर आया है। अब इसको हम लोग काटेंगे, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 20 दूना 40, 2 तिहाई 6, यानी जो आंसर आएगा वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे होगा। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, 9 किलोमीटर
पर आवर। कोई दिक्कत किसी को, आसान सवाल था लेकिन पेपर में आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। एक वृत्ताकार पथ पर ए और बी क्रमशः 5 चक्कर प्रति घंटे और 6 चक्कर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में लगाते हैं। यानी एक आपके पास एक वृत्ताकार क्या है, पथ दिया गया। इसमें कहा गया कि एक वृत्ताकार पथ है ना, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। एक वृत्ताकार जो है वो इसमें क्या है, पथ। इस पथ में देखिएगा कहा गया कि दो लोग हैं ए और बी, वो विपरीत दिशा में, दिशाएं कैसी रखी गई हैं यहां पर, विपरीत दिशाएं जो रखी गई हैं यहां पर वो क्या रखी गई हैं, विपरीत। विपरीत दिशा में चलते हैं, मतलब अगर ए इधर से इधर घूमता होगा ए, तो जो बी है वो इधर से इधर राउंड घूमता होगा। यानी बी की जो दिशा है दोनों की विपरीत है, मतलब एक इधर से जा रहा है और एक इधर से जा रहा है, ठीक है ना। इसका जो स्पीड है, ए का जो स्पीड है वो 5 राउंड पर आवर है, और जो बी का है वो 6 राउंड पर आवर है, ठीक है ना। तो हम पहले निकालेंगे कि 1 घंटे में वो कितनी बार मिल सकते हैं। 1 घंटे में मिलने की संख्या, मिलने की संख्या। तो 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे लोग, तो बस आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। यानी कितनी बार मिलेंगे, 11 बार। यानी 1 घंटे में वो लोग 11 बार मिलेंगे, इस हिसाब से अगर चलेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये निकालना है कि वो 1 घंटे में या दिए गए समय में कितनी बार मिलेंगे, तो उनकी दिशाएं डिपेंड करेंगी वो कितनी बार मिलेंगे। तो अगर उनकी दिशाएं विपरीत है तो उनकी चालों को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपको आ जाएगा मिलने की संख्या। और अगर उनकी दिशाएं समान है तो उनकी चालों को माइनस कर दीजिए। तो यहां पर इनकी चालें जो बताई गई हैं वो विपरीत बताई गई हैं, तो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। यानी वो 1 घंटे में 11 बार यहां से मिलेंगे। तो हमसे पूछा है कितने घंटे में, 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, तो आप क्या करो, इस 11 बार को किससे गुणा कर दीजिए, 2.5 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये जो 11 है वो 1 घंटे का समय है। तो 2.5 घंटे में 11 × 55 हो जाएगा, 11 दूना 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27। यानी 27.5 बार मिलेंगे। क्या आपके सामने 27.5 ऑप्शन में है, नहीं है, तो हम लगभग में बी को टिक करेंगे, तो आंसर हमारा क्या होगा, 27 हो जाएगा। क्लियर है बात। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए 3 अलग अलग कंपनी है एक्स वाई जेड। ये जो लाइन वाला है ना, इसको बोला गया है कि ये जो है ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। 2001 से लेकर कहां तक की बात हो रही है, 5 की, सही है। फिर इसमें कहा गया कि यहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो 5 वर्षों के लिए औसत उत्पादन किस कंपनी का सबसे कम था, है ना। किस कंपनी का जो एवरेज है वो सबसे कम था। देखो एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा कि इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा, वाई की वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा और जेड की वैल्यू को, है ना, और उसको आपको भाग करना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा, डेटा पर्याप्त है, यहां से हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहां से हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा। यानी कि पहले आप x वालों को जोड़ लीजिए, फिर y वालों को जोड़ लीजिए, और क्योंकि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या होता है, तो पहले हम लोग x वाले को जोड़ने जा रहे हैं। बात को समझिएगा, जोड़नेंगे कैसे देखिएगा। देखो x की बात करें तो यहाँ पे 7 है, 7 मतलब 70 है ना। लास्ट में उसको 10 से गुणा कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये है 7, 70 हो गया, 7 हो गया, 7 और ये आपका 76, ऐसे लिख लो, है ना, 70 76, ठीक है। फिर है 73, ठीक, फिर है 82 और 79, 79, ये आपको दिया गया है ना, 79, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो y देखिएगा, ब्लैक वाला पार्ट जो है वो y का है, तो 73 प्लस 79 प्लस 76 प्लस 85
बाकी पेपर में आएगा तो आप डायरेक्ट जोड़ेगा, ऐसे लिखेगा नहीं, प्लस आपका 82, इनको जोड़ना है, फिर z वाले को जोड़ना है, यहां पर हुआ 65, इन सब में सबसे कम 65 है। फिर उसके बाद क्या आया, सेकंड नंबर पे आपका 71, तो इन सब में भी सबसे कम क्या है, 71 है, ठीक है। फिर आया 68, तो यहां भी सबसे कम कौन है, 68, तीसरे नंबर पे भी z की वैल्यू सबसे कम रही। फिर यहां पर 77 है। देखो फायदा ये होगा कि आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, है ना, जब आप इसको एक बार ऐसे लिखकर देख लोगे तो आप देखोगे कि हर स्टेप में सबसे कम कौन आ रहा है, z। भाई अगर हम लोग पहले साल में बात करें तो सबसे कम कौन है, z ही तो है ना भाई, z देखो सबसे कम दिखाई दे रहा है हर बार जो z है वो सबसे कम दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वैल्यू होगा वो सबसे कम ही आएगा, है ना, सबसे कम ही योग आएगा। तो यानी जो हमारा अगर इसका योग सबसे कम आएगा तो औसत भी सबसे कम ही आएगा, क्योंकि भाग करने में दोनों सभी को 5 से ही भाग करना पड़ेगा, तो बराबर संख्याओं से भाग करना है, यानी कि जिसका योग ज्यादा वो वैल्यू ज्यादा होगी और जो जिसका योग कम वो वैल्यू कम होगी। आपको देखने से लग रहा होगा कि आप देखोगे यहाँ इन दोनों में सबसे कम z था, यहां पर भी दोनों में सबसे कम कौन था, z था, यहां पर भी दोनों में सबसे कम कौन था, z था, यहां पर भी दोनों में सबसे कम कौन था, z था, यहां पर भी दोनों में सबसे कम कौन था, z था। तो अगर देखा जाए तो इस सवाल में हमें कुछ भी जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं थी, हम ऐसे निकाल सकते थे। अगर सबसे हाईएस्ट पूछता तो देखो इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन है, 70, है ना, सॉरी y ज्यादा है, यहां भी y ज्यादा है, यहां भी y ज्यादा है, यहां भी y ज्यादा है और यहां भी y ज्यादा है, तो y की वैल्यू सबसे बड़ी है ना, उससे कम कौन है, x है, और सबसे कम जो है वो z है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल में क्या कह रहा है, 4 अलग अलग महीनों में 3 प्रमुख नदियों के जल स्तर को दर्शाता है, दिए गए महीनों में नदी y का औसत जल स्तर क्या है। यानी इसका एवरेज बताना है, किसका, केवल y का। तो y का भाई देखो यहां पर मार्च में कितना था, 212, ठीक है भाई, है ना, y का 198 है, ठीक है। उसके बाद 242 है, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद 234 है ना, तो 1 2 3 4 ही टर्म हमारे पास में है। इसको जोड़ लीजिएगा, 8 2 10 4 14 और 2 16 के 6, हासिल हमारे पास में आ गया 1, 9 1 10 10 4 14 14 और 3 17 और 1 18 के 8 हासिल आया 1, 2 2 4 2 6 6 1 7 और 1 8, 886 हो गया, है ना। तो 886 ये आ गया हमारे पास में, योग आ गया। अब आपको चूंकि बताना है औसत, यानी कितनी संख्याओं का औसत है ये, मतलब कितनी संख्याओं को जोड़ा गया, 4, तो यहां पर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, यानी 221.25 होगा, है ना, 221.25। तो आप इसको टिक कर सकते हैं, एक बार इसको ऐड करके देख लीजिएगा, 8 2 10 4 2 6 16 हो गया, 9 1 10 10 4 14 3 17 1 18, 18 के 8 हासिल आया 1, 2 2 4 2 6 6 1 7 1 8, 886, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 1 कम 4 4 2 6 4 पंचे 20, तो 221.5 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, एक चारपाई का अंकित मूल्य 15,000 था, लेकिन उसे 13,500 में बेचा गया, तो छूट का परसेंटेज। तो उसके पहले आप देखो छूट कितनी है ना, छूट कितनी है भाई, 1500 की वस्तु को 13,500 में बेच दिया गया, 1500 की वस्तु को 13,500 में बेच दिया गया, यानी कितने का डिस्काउंट मिला, 15,000 की वस्तु को 13,500 में बेच दिया गया, यानी 1500 का छूट मिला। अब आपको बताना है कि ये जो 1500 है ये 15,000 का कितना परसेंट है, तो आप जान पाओगे 10% है, एक जीरो गायब हो रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखो, ए बी और टी की वर्तमान आयु का योग 140 वर्ष है, अब से 21 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:6:2 था, तो सी की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा, 21 साल पहले इनकी आयु का अनुपात आपको दिया गया है 3:6:2, यानी 21 साल पहले ए जो था वो 3x साल का रहा होगा, जो बी था वो 6x साल का रहा होगा,
और जो सी रहा होगा वो 2x साल का रहा होगा। ये कब की बात हो रही है? 21 वर्ष पहले, 21 वर्ष पहले की बात हो रही है भाई। यानी आज इनकी उम्र 140 साल अगर इनका योग है तो 21 साल पहले कितना रहा होगा? तो सब में से कितना कितना वैल्यू घटेगा भाई? 21 साल ए घटेगा, 21 साल बी घटेगा, 21 साल सी भी घटेगा। तो कुल मिलाकर कितने कमी आएगी? 63 की। यानी कि 21 साल पहले इनकी आयु का योग जो रहा होगा वो 140 माइनस 63 रहा होगा। यहां जोड़ लेते हैं 6 2 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया, है ना। 6 3 9 2 11, 11x के बराबर। यहाँ पे 10 में 3 गया, आपके पास 7 बचेगा, है ना। 13 में गया 6 गया तो 7 बचेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? 7 आ गई। कोई दिक्कत किसी को, है ना। तो 21 वर्ष पहले अगर हम बात करें c, 21 वर्ष पहले, 21 वर्ष पहले c कितने साल का था? तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 साल का। लेकिन हमसे पूछ रहा है सी की वर्तमान एज क्या है, यानी सी जो है वो वर्तमान समय में कितना है। तो वर्तमान में लाने के लिए भाई इसमें आप क्या करिए? 21 को प्लस कर दीजिए। तो 21 आप प्लस करिएगा, 4 1 5, 2 और 1 3, यानी कि 35 साल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? वर्तमान एज का योग 140 दे रखा है और जो रेशियो दे रखा है वो 21 साल पहले का दे रखा है। यानी कि इस रेशियो को पाने के लिए हमें 21 साल पीछे जाना पड़ेगा। यानी सबकी एज जो होगी वो 21 साल घटेगी। यानी कुल कमी कितने की होगी? 63 की। और यहां पर योग हमारे पास में 77 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 10 देखिएगा। एक नाव की धारा के विपरीत दिशा में 37.5 किलोमीटर 37.2 किलोमीटर जाने में 27 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:5 है। तो नाव के विपरीत दिशा में चाल क्या होगी? नाव की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी? नाव की विपरीत दिशा में आपको कह रहा है 79.4 किलोमीटर, धारा की दिशा में 85.8 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। अब हम देखिए यहां से क्या कर पाएंगे। देखो एक चीज कॉन्सेप्ट ध्यान रखेगा कि जब कोई नाव धारा की दिशा में तैरती है तो उसकी चाल यानी कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो यहां पर नाव की चाल जो है वो 8x मान लेते हैं हम लोग और धारा की चाल कितना मान लेते हैं? 5x। ठीक है ना। तो जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों की चालें क्या होंगी? जोड़ेंगी। 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13x। कोई दिक्कत? चाल। अच्छा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। देखो धारा की दिशा में कितना दूर गई है, ऐसा कुछ दिया गया है क्या आपको? धारा की दिशा में तैरने का समय आपको नहीं दे रखा है, ना दूरी दे रखी है। आपको दे रखा है धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में देख लेते हैं। धारा की विपरीत दिशा में इनकी चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगे, यानी 3x। देखो भाई धारा के विपरीत दिशा में कई किलोमीटर? तो 37.2 किलोमीटर। अच्छा, कितने समय में? 27 मिनट में, क्योंकि दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 27 हो गया। अब चूंकि ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, इसको घंटे में होना चाहिए तो हम 60 से भाग भी करेंगे, है ना। तो जब आप इसको 60 से भाग करोगे तो ये 60 जो होगा वो पलट करके कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। ठीक है ना। यानी ये जो दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। वो इस तरीके से दिखेगा कि आपको 37.2 को गुणा करना पड़ेगा किससे? 60 से। और किससे भाग करना पड़ेगा? 27 से। आगे बात समझ में? देखो यहां से हम लोग पॉइंट हटा देंगे और एक 0 आ जाएगा। 3 से इसको काटिएगा, 3 दूनी कितना हुआ? 6, है ना। 3 9 27। अब यहां पर कुछ भी कटने लायक हमें दिख नहीं रहा है ना। क्या ये कट सकता है? तो काट दो। 3 1 कम 3 हो गया, है ना। 3 दूनी 6 हो गया, है ना। और आपका 3 1 कम 3 3 चौक 12। यानी x की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में वो 248 बटे कितनी आ गई? 9 आ गई। 248 बटे 9 x का मान। अब धारा की दिशा में हम लोग चाल निकाल सकते हैं। धारा की दिशा में चाल, दिशा में चाल। तो भाई धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी? भाई जब धारा की दिशा में कोई नाव तैरती है
तो दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। तो 8 5 कितना होगा 13x, यानी 13 गुणे 248 बटे n। ये आ गई धारा की दिशा में नाव की चाल। कोई दिक्कत किसी को? आगे बात समझ में? इसको कैलकुलेट मत करिएगा अभी। अब नाव की धारा की विपरीत दिशा में कितना जाना है 79.4। अच्छा, विपरीत दिशा में चाल कितनी थी इसकी हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। विपरीत दिशा में जो इसकी चाल थी वो कितनी थी 3x थी ना, यानी इसको हमें 3 से गुणा भी करना पड़ेगा अभी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो विपरीत दिशा में नाव की चाल जो हो जाएगी वो 79.4 हो जाएगी। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो विपरीत में जाना है 79.4 और विपरीत दिशा में जो उसकी चाल थी वो ये थी, है ना, यानी कि 372 था ना, 372। इस 3 से कटने से पहले वो कितना था 372, ये आपका गुणे में 2 बटे में कितना था 9। 9 कहां पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये आपका इस हिसाब से वैल्यू थी। यहां से आप पॉइंट हटाओगे ऊपर एक 0 आ जाएगा नीचे। ये अगर आप देखो तो किसी संख्या से कट सकता है क्या, है ना। इसको हम लोग किससे काट सकते हैं 372 है ना 79.4, क्योंकि हमें यहां पर 3x की वैल्यू चाहिए। तो 3x की जो वैल्यू आ रही थी एक बार चेक कर लीजिएगा, वो 37.2 गुणे 60 बटे में क्या आ रही थी 27। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएगा, यहां पर 0 कट जाएगा। 3 दूनी कितना हो गया 6 और 3 9 27। हाँ, तो यह ध्यान रखिएगा 372, ठीक 372। उसके बाद हमने इसको किससे गुणा किया है 2 से, तो यहां पर आप 2 कर लीजिएगा, है ना, और बटे 9 कहां पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां पर आपका 2 रहेगा। इसको हम लोग काट करके देखते हैं एक बार। ये आपका कटेगा 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 342। क्या ये और किसी से भी कट सकता है 3 से कट जाएगा क्या 4 3 7 3 10, 4 2 6 3 9 और ये 7 2 9 3 कट जाएगा। काट दो इसको। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 3 से काटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 124 हो गया। अब ये किसी से कटेगा 114 और 124, 114 गुणे 9 और आप इसको 124 ही रहने दो। काफी बड़ा सवाल लग रहा है, ये समय आ गया, ठीक है। फिर हम लोग धारा की दिशा में भी निकाल सकते हैं। तो धारा की दिशा में कितना जाना है 85.8 जाना है। तो इसका समय निकाल लिया जाए 85.8 और इसकी चाल कितनी है धारा की दिशा में चाल ये है 13 गुणे 248 और बटे 9 कहां पहुंच जाएगा ऊपर। पॉइंट हटाएंगे यहां पर आपका एक 0 भी आ जाएगा। तो कट करके देखते हैं किसी से कटेगा, है ना। देखिए 13 से अगर एक कट सकता है क्या नहीं कटेगा 13 पचे 65, 13 छक 78 कट जाएगा। 13 छक कितना हुआ 78, है ना, और 13 छक कितना हुआ 78, ठीक है। इसके बाद हम इसको 2 से अगर काट दें तो ये आपका हो जाएगा 33 और ये आपका हो गया 5, ठीक है। और किसी से एक बार आप चाहें तो इसको 2 से और काट सकते थे, ठीक है। 13 पचे कितना हो गया एक सेकंड जो यहाँ पर 13 छक 78 हो गया और 13 छक 78 हो गया, ठीक है ना। 2 से काटे हैं 2 पंचे 10, यहाँ पर हो गया आपके पास में 33, ठीक। और कुछ छूट तो नहीं रहा है 248 गुणे 13 बटे 9, ठीक। चलिए एक सेकंड इसको थोड़ा छोड़ते हैं, अभी देखते हैं कैलकुलेटिव ज्यादा है, तब तक दूसरा सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन है 49 + 17 63 -27 भागे 9 भागे 6। तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27,
63 में 3 घटेगा, क्या बचेगा, 60 बचेगा। और उसके बाद इसको भाग करना है 6 से, यानी कुल मिलाकर हमारे पास में यहां पर आ गया 10। 10 जो है वो इस 7 के साथ जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 17। यानी 49 में हमें 17 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 9 7 कितना हुआ, 16, 4 1 5 और 1 6। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपका ये है, 6 मजदूर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। काम के लिए 10 मजदूर उपलब्ध हैं, लेकिन ये काम 8 दिनों में खत्म करना है। तो इस काम को समय पर पूरा करने के लिए और कितने मजदूरों को बुलाया जाना है। यानी कि 6 मजदूर जो हैं वो काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, यानी ये है टोटल वर्क, 16 चिक्के 96। इसी काम को करने के लिए 10 तो थे ही, प्लस कितने और बुला लिए जाएं जिससे ये काम जो है वो 8 दिनों में पूरा हो जाए। सॉल्व कर लेंगे इसको। ये आपका 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, 6 दूनी 12 बराबर 10 प्लस x। तो x का मान यहां पर हमारे पास में कितना आ गया, 2। यानी कितने और मजदूरों को बुलाया जाएगा, तो 2 मजदूरों को और बुलाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 492 मीटर की दूरी 164 सेकंड में तय करता है, ठीक है। वह समान दूरी का दूसरा चक्कर 82 सेकंड में तय करने के लिए तय करता है, तो एथलीट की औसत चाल यानी एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का आप सभी लोग फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है, कुल दूरी, यानी जितनी भी दूरियां हैं उन सबको आप जोड़ लीजिए, बटे में क्या होगा, कुल समय। ये आपका फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। एवरेज स्पीड बराबर जितनी दूरी है टोटल डिस्टेंस, यानी अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो आप लोग क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा, टोटल टाइम। तो आप देखो जरा, उसने कितनी दूरी कवर करी है टोटल, तो उसने दौड़ा है पहले चक्कर में कै मीटर, 492 मीटर। तो अगर पहले चक्कर में 492 मीटर है तो दूसरे भी चक्कर में 492 मीटर ही आएगा। तो कुल मिलाकर जो दूरी चली गई वो 2 × 492 मीटर की चली गई, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद लिखना है हमें कुल समय। कुल समय कितना है हमारे पास में, 164 सेकंड और 82 सेकंड। तो कुल मिलाकर जो समय बनेगा वो 4 और 2 6, है ना, 8 और 6 14, है ना, 8 1 9 और 1 10, ठीक है ना। यही तो बनेगा भाई। ये क्या कर दिया, जो हमारे पास में 2 × 492 है ना। तो यहां पर 2 4 2 कितना हो गया, 6, 8 और 6 कितना हो गया, 14 के 4, 1 और 1 2, 246 होगा, ठीक है। 246 है ये। अब आप देखो तो ये जस्ट डबल ही लिखा हुआ है, 246 का 2 × 492, यानी जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना, 4 इसका उत्तर। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के ऊपर। ये रहा, कह रहा है कि 0 1 2 3 4 अंकों से 5 अंकों की संख्याएं बनाई जाती हैं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं, यानी कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नहीं करना है ना, नहीं करना है। बनाई गई संख्याओं के 4 से विभाजित होने की संभावना या प्रायिकता क्या है। देखिए, प्रायिकता का तरीका निकालने का ये होता है कि जब भी आपको प्रायिकता निकालनी होगी तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है ना, क्या होता है फॉर्मूला, कि जो संभावनाएं हमें चाहिए, जिसको हम लोग फेवरेबल ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, है ना, जो संभावना चाहिए, है ना, आप ऐसे लिख लो, जो संभावना लानी है, और बटे में क्या करेंगे, कुल संभावनाएं जितनी बन सकती हैं, कुल संभावनाएं कितनी बन सकती। भाई जैसे मान लो आपको इस 4 ऑप्शन में एक के आने की प्रायिकता कितनी है,
तो कुल संभावनाएं कितनी हो सकती है आंसर आने की? 4, जिसमें से हमें एक ही वैल्यू तो चाहिए, तो 1/4 प्रायिकता होगी। तो वैसे ही प्रायिकता का ये तरीका होता है कि जो संभावनाएं आपको लानी है और उसको किससे भाग करेंगे? जितनी संभावनाएं उसमें बन सकती हैं उससे। ठीक है, तो ये होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुल संभावनाएं क्या बन सकती हैं, मतलब कुल कितने प्रकार से इन संख्याओं को लगाया जा सकता है। तो हमारे पास टोटल कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5। 5 अंक भरे जाने हैं, 1 2 3 4 5, है ना? 5 स्थान है, 5 अंक भरे जाने हैं। ये बताइए, क्या पहले स्थान पर 0 किसी भी तरीके से आ सकता है? नहीं, 0 किसी भी तरीके से पहले स्थान पर नहीं जाएगा, क्योंकि जो संख्या है वो 5 अंकों की है, तो 0 से कभी स्टार्ट नहीं होगी। यानी इस स्थान पर हम जो संख्याएं भर सकते हैं वो कितनी तरीके से भर सकते हैं? टोटल 4 तरीके से। सही है। यहां पर भरने के लिए हमारे पास कितनी संख्या अवेलेबल है? 4, क्योंकि हम लोग 0 को नहीं ले सकते। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे, देखेंगे अब इन चारों में से किसी ना किसी संख्या को तो आपने यहां पे लिख दिया। अब आप कहोगे 0 को तो यहां ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, हम ये नहीं कर रहे कि नहीं ले सकते। तो अगर 0 को आप यहां ले सकते हो, लेकिन यहां पर आपने इन्हीं पांचों में से कोई एक संख्या को भरा होगा, तो अब उसका रिपीटिशन तो करना नहीं है। यानी अब यहां भी हम कितने प्रकार से संख्याओं को लिख सकते हैं? 4। इसके बाद एक संख्या यहां लिख गई, एक संख्या यहां लिख गई, तो अब यहां पर कितने प्रकार से संख्या आएंगी? 3 प्रकार से, यहां पर 2 प्रकार से और यहां पर 1 प्रकार से। तो इन प्रकार से संख्याएं भर सकते हैं। इनको आपस में आप क्या करा लो? मल्टीप्लाई करा लो। कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 3 48, दूना 96। यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल संभावनाएं जो बनेंगी वो हमारे पास में क्या बनेंगी? 96 बन गई। तो हमने उत्तर का आधा हिस्सा निकाल लिया, बस ऊपर वाली वैल्यू चाहिए। हाँ, अगर हम लोग ऑप्शन पे देखते तो हम लोग देख लेते हैं कि ऐसी कौन संख्या जो 96 को काट सकती है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया है उसमें सारी संख्याएं 96 को काट सकती हैं, तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन से तो नहीं होगा। क्लियर? अब आते हैं कैसे करेंगे। आपको पता है कि अगर कोई संख्या 4 से कट सकती है तो उसके आखिरी के 2 अंकों में क्या क्या होना चाहिए, है ना? आखिरी के 2 अंकों में या तो 0 4 हो जाए, ठीक है, आखिरी के 2 अंकों में या तो 12 हो जाए, या तो 32 हो जाए, या तो 20 हो जाए, और या तो 24 हो जाए। ठीक है ना? यही तो बन सकता है। या तो 0 4 आ जाएगा, या तो 12 आ जाएगा, या तो 32 आ जाएगा, या तो 20 आ जाएगा, और या तो क्या आ जाएगा? 24। क्या कुछ और बन सकता है? और तो कुछ कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता यहां पर? बोलिए, आखिरी के 2 अंकों में कुछ और आने की कोई संभावनाएं हो सकती है? बताइए। 0 4 से बन सकता है, 12 से बन सकता है, 3 2 से बन सकता है, 20 से बन सकता है, और 24 से। ठीक है ना? यानी कि इन आखिरी के 2 अंकों में ये संख्याएं होनी चाहिए, और उसके बाद 1 2 3 संख्या। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 संख्या, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है ना? ये सारे आपके फिक्स हो चुके हैं, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो यहां पर हमारे पास में अब देखो, एक संख्या यहां भर चुके हो ना, 2 संख्याएं, तो यहां पर अब कितने प्रकार की संख्या लिखी जा सकती हैं? बोलो। 3 प्रकार की। 3 हो गया। यहां पर आपकी कितने प्रकार की संख्या आ सकती है? एक एक प्रकार से, क्योंकि हम लोग 3 संख्याओं को भर चुके हैं और 2 ही संख्या हमारे पास है, तो एक प्रकार से इसमें, एक प्रकार से इसमें रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में कितनी संभावनाएं बन गई? 4 3 12 संभावना। ठीक है ना? कोई दिक्कत? यानी कि टोटल इतने प्रकार से। उसके बाद देखिएगा, यहां पर आपका कितने प्रकार से संख्याओं को लिख सकते हैं? टोटल हम यहां पर संख्याएं लिख सकते हैं कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। जैसे यहां पर देखिएगा, 2 संख्या हो गई हमारे पास में। 0 संख्या थी, 1 था, 2 था, 3 था, और क्या था? 4 था। तो 1 और 2 को तो हमने फिल कर लिया। अब हमारे पास 0 है, 3 है, और क्या है? 4 है। तो क्या हम लोग 0 को यहां पे रख सकते हैं पहले नंबर पे? नहीं रख सकते। तो यानी यहां पर 2 प्रकार से संख्या आ सकती है।
और बाकी बचे हुए पदों में एक एक प्रकार से संख्या रख सकते हैं। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे ही इसमें भी आप निकालोगे तो इसमें भी वही कंडीशन बनेगी, है ना, यानी कि 4 इसमें भी होगा। इसमें भी कंडीशन वैसी बनेगी जो यहां बनी थी, यानी कि 3, 1 और 1, यानी कितना प्रकार हो गया यहां पे आपका, इसको गुणा मत करिएगा, यहां पे आपका 3 ही प्रकार होगा। ठीक है, ये आपका दो प्रकार होगा। रुक जाओ, 3 और ये आपका 2, गुणा करना है ना, यहां पर 2, 1, 2, यहां पर आपका 3। ठीक, यहां पर भी आपके कितने टाइप बनेंगे, 2 ही बनेंगे। तो अगर देखा जाए कुल मिलाकर हमारे पास में कितने हो गए, 3, 2, 5, 3, 2, 5, ठीक है ना, 12 ये हो गया आपके पास में। ठीक, 12 टाइप से हो गया। और भी कुछ बन सकता था क्या, आखिरी में हमारे पास 0, 4 हो सकता है, 12 हो सकता है, 32 हो सकता है, 20 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 24। ठीक, और भी इसको जोड़ेंगे हम लोग, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 5 और 2 कितना हो गया, 7। ठीक, और भी कुछ टाइप बन सकता है, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। 42 हो गया, 0, 4 हो गया, 12 हो गया, 32, 20 और 24। और तो कुछ टाइप बन नहीं सकता है यहाँ पर। हाँ, एक टाइप और बन सकता है, यहाँ पर 40 अगर हो जाएगा तब भी काम हो जाएगा, है ना। तो एक टाइप और आ जाएगा हमारे पास में, यानी कि 3 और हो जाएंगे। ठीक, और कुछ, तो हमारे पास में अब आया 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है ना, 15, यानी कि अब 12 नहीं, हमारे पास में टोटल कितने हो गए, 15। तो 15 टाइप से इन संख्याओं को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को। अब आप इसको एक बार और करके देखिएगा। यहां पर हम इसको किससे काट सकते हैं, 3 से। 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। ठीक, क्या और कोई टाइप आ सकता है, चेक कर लीजिए एक बार, और होता है एक और टाइप आ जाए। देखिए 0, 4 हो गया, 12 हो गया, 32 हो गया, है ना, 20 हो गया, 24 हो गया, और आपका ये हो गया। और तो कुछ इसमें हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, 5/32। ठीक, बस, यानी इसका जो मान होगा वो 5/32 ही आना चाहिए। ये ऑप्शन आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर 32 कर लीजिएगा। ठीक है ना, 16 की जगह पे 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, उस टाइम मिसप्रिंट हो गया हो। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है 33 और 246 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 333 और 246 के बीच में आपकी कौन सी पड़ेगी, 337 पड़ जाएगा, है ना। यही आपकी एक लौती अभाज्य संख्या होगी, यानी कि केवल एक ही प्रकार की अभाज्य संख्या इसमें आएगी, है ना। 341 अभाज्य संख्या नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला कह रहा है 38 की पावर 102 और इसको भाग करना है आपको 103 से, है ना। नंबर सिस्टम में आप लोग एक थ्योरम पढ़ते हो, फर्मेट्स थ्योरम, है ना। फर्मेट्स थ्योरम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक बात लिखी हुई मिलेगी कि अगर किसी संख्या की पावर n-1 है और उसे हम लोग n से ही भाग कर रहे हैं, अगर किसी संख्या की पावर n-1 है और उसे हम n से भाग कर रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर जो आता है वो हमेशा 1 आता है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन यहां पे फॉलो हो रही है ना। एक संख्या को हम किससे भाग कर रहे हैं, जिसकी पावर 1 से कम है। देखो ये ऐसे सेम कंडीशन बन रही है ना, हम ऐसी संख्या से भाग कर रहे हैं जो पावर में उससे 1 कम है। देखो ना, यहां पर 103 है, तो 103 से 102 मतलब 1 घटेगा तो 102 ही तो बनेगा। तो ये फर्मेट्स थ्योरम पे होगा और रिमाइंडर इसका क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो इसका आंसर आपका 1 होगा, फर्मेट्स थ्योरम यहां पर लगेगा। अगला क्वेश्चन, दो प्राकृत संख्याओं का योग 80 है, उनका HCF 10 है, तो ऐसे कितने युग्म संभव है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम उन दो संख्याओं का रेशियो बना लेंगे x और y,
है ना। मान लिया कि वो दो संख्याएं जो हैं वो एक x और y के अनुपात में है ना। इनका HCF यहां पर कितना है, 10 है। यानी HCF की वैल्यू जो बताई गई आपको वो कितनी बताई गई, 10 बताएगी। तो पहली संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 10x, और जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, 10y। क्योंकि जब संख्याओं के अनुपात में उनका HCF गुणा करा दिया जाता है तो संख्याएं जो होती हैं वो एक्चुअल रूप में मिल जाती हैं। अब इनका योग कितना दिया गया है आपको, 80 दिया गया है, तो जोड़ लो भाई। यानी 10x और प्लस 10y मिलाकर कितना है, 80 है। यहां से 10 को कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा, बराबर 80 है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 80, सॉरी 8 आ जाएगी। ठीक है ना। यानी कि हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका योग 8 बन जाए और वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, है ना। तो अब आप सोचो जरा, x और y का ऐसा मान जो 8 बना दे। तो अगर ये 1 होगा तो ये 7 होगा, अगर ये 2 होगा तो 6 होगा। अब हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर ये 3 होगा तो ये 5 होगा, इसको भी ले सकते हैं। फिर अगर ये 4 और 4 का बनेगा नहीं कॉम्बिनेशन, है ना। फिर 5 और 3 पे ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, पलट जाएगी, 5 और 3 हो सकता है। तो बात तो वही पड़ेगी ना, संख्याओं पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो उल्टा पुल्टा हो जाएंगे। तो ये हो गया। अच्छा, और कुछ किसी से योग बना सकते हो, 6 2 फिर नहीं पलटेगा, फिर 7 1, यानी कितने युग्म संभव है, टोटल 2 ही युग्म यहाँ पर संभव है। इसके बाद संख्याएं पलटने लगेंगी तो पलट कर हमें नहीं बताना है, सिंगल सिंगल। तो 7 1 से संभव है, 3 और 5 से, यानी ऐसी 2 संख्याएं यहां पर संभव है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि किसी डेटा का माध्य 56 है और माध्यिका 76 है, तो डेटा का बहुलक मूलानुपाती का सूत्र का प्रयोग करना है। आप सभी जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है। अगर आपको बहुलक निकाल के लाना है तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका, बहुलक बराबर 3 माध्यिका या 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। तो माध्यिका आपको दिया गया है 76, यानी 3 गुणे कितना होगा, 76 माइनस 2 गुणे 56। तो गुणा करिएगा, 3 6 18, 3 7 21, 21 और 1 कितना हो गया, 22, है ना। 56 दूना 112। सॉल्व करिएगा, 8 में 2 गया 6, 2 में 1 गया 1 और 2 में 1 गया 1 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये बहुलक निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है 3 बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है, इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 3 गुना है, तो इसकी लंबी भुजा क्या है ना। आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है, तो छोटी भुजा जो है वो लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है, यानी लंबी भुजा को हम लोग क्या मान लें, 16 सेंटीमीटर कम है लंबी भुजा से। तो लंबी भुजा को अगर हम लोग x मान लें तो इसकी छोटी भुजा क्या हो जाएगी, x माइनस 16। या हम इसको उल्टा करके भी मान सकते हैं ना, कि अगर हम इसी को x मान लें तो ये x प्लस 16 नहीं हो जाएगा, तो प्लस में चीजों को रखिए, ज्यादा सही रहेगा, है ना। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। छोटी भुजा लंबी भुजा से 16 कम है, यानी लंबी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 16 ज्यादा है, इसका मतलब ये तो होता है। अब परिमाप का मान 3 गुना है, इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान यानी जो एरिया है, एरिया वो परिमाप का कितने गुना है, 3 गुना। यानी अगर परिमाप को 3 से गुणा कर देंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना, इसका क्या मिल जाएगा, एरिया। अब यहां से देखिएगा एरिया का तरीका क्या होता है कि दोनों भुजाओं का गुणनफल ही एरिया होता है। परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर भाई परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस b। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां से आपका x
और ये आपका हो जाएगा x प्लस कितना 16 हो जाएगा बराबर 3। और इसको आप जोड़ो तो कितना हो गया 2x और कितना 16 और गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 3 से। भाई इसको ऐड करना है ना तो इसको तो 2x प्लस कितना होगा 16। 2x 16 का गुणा 3 से होगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x और प्लस में 16 तिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 6x प्लस कितना 48 आ गया। इसको सॉल्व करिएगा x स्क्वायर होगा है ना। अब यहां से हम लोग ऑप्शन पे भी जा सकते हैं है ना। एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है तो चेक करते हैं। जैसे मान लो यहां पर हम लोग तो इसकी लंबी भुजा बतानी है x प्लस 16 होगी। चलिए सॉल्व करें अगर तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16x। बाई ऑप्शन हम लोग कर सकते थे इसको फिलहाल है ना। माइनस का 6x माइनस का कितना होगा 48 बराबर 0। यहां पर x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 10x माइनस का 48 बराबर 0। एक ऐसी संख्या जो गुणा होकर के क्या मिल जाए 48 दे दे और घट करके क्या दे दे आपको 10 दे दे। घटाने पर 10 आ जाए गुणा करने पर ये आ जाए। ठीक है ना। तो ऐसी कोई संख्या है जो गुणा करने पर 48 दे दे और घटाने पर क्या दे दे आपको 10 दे दे क्योंकि 10 ही आ रहा है ना माइनस का 6। ठीक है कोई ऐसी संख्या है अवेलेबल इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर प्लस अगर हम लोग यहां से देखो 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 24 गुणे 3। ठीक है इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 गुणे 2। ठीक है ना 48 हो गया 8 त्रिक 24 गुणे 2। ठीक 3 2 5 3 दूनी 6 8 गुणे 6 हो सकता है। 8 और 6 पे तो आएगा नहीं। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर ये हो गया 16 माइनस का 6x घटेगा कितना बचेगा 10x है ना। इसको हम लोग ऑप्शन से ही करके ट्राई करते हैं है ना। अगर हम लोग इसको ऑप्शन से करेंगे तो एक काम करेगा बड़ी भुजा बतानी है ना तो बड़ी भुजा को x मान लीजिए और छोटी भुजा को x माइनस क्या लीजिए 16। इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 16। ज्यादा अंतर नहीं आएगा बस यहां पर आप इसको माइनस कर लीजिएगा है ना। यहां से फिर से देख लीजिएगा इसको क्योंकि ऑप्शन से इसे करना पड़ेगा। देखो यहां से 2x माइनस का 16 ये इसका परिमाप है एरिया का 3 गुना। परिमाप जो है इसके क्षेत्रफल जो है वो परिमाप का 3 गुना है। तो ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 16 बराबर 3। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6x और माइनस का 16 तिया 48। यहां से इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर मान लो हम लोग पहला ऑप्शन 25 उठाते हैं तो 25 जब उठाएंगे तो यहाँ 25 होगा। यहां पर 25 में से 16 घटेगा तो 9 बचेगा और यहां पर आपका 6 गुणे कितना होगा 25 माइनस का 48। तो 25 छक्के कितना हुआ 150 हो गया है ना। और उसमें से आप 48 घटाएंगे तो आखिरी में 2 आना चाहिए और 9 पचे 45 नहीं आ रहा है 2 तो यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। 24 पे चेक करिएगा इसको तो 24 गुणे 24 16 में 24 या 24 में 16 गया क्या बचेगा 8। तो 8 चौके 32 आखिरी में 2 आ रहा है। यहां पे चेक करिएगा 6 चौके 24 है ना क्योंकि 24 लेना 6 चौक 24 और माइनस का 48। तो यहां पर 6 आ रहा है ना नहीं होगा ये भी है ना। ऑप्शन नंबर सी करके देखो ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको 14 है ना। 14 में 16 गया कितना बचेगा माइनस में हो जाएगा ये तो होगा ही नहीं। 19 पे चेक करते हैं तो 19 गुणे 3 बराबर 6 गुणे आपका 19 माइनस का 8। तो यहां पर आपका 9 त्रिक कितना हो गया 27 7 आना चाहिए आखिरी में। यहां पर 9 छक 54 ठीक है ना और माइनस का 8। ठीक यानी 4 माइनस का 8। ठीक है तो इस पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। चलो
बाद में करेंगे इसको, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। 50 डिब्बे तथा 50 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति हर डिब्बे में एक पत्थर रखता है, दूसरा व्यक्ति हर डिब्बे में 2 पत्थर रखता है, तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे में 3 पत्थर रखता है। तो इसी प्रकार 50वां व्यक्ति 50वें डिब्बे में 50 पत्थर रखता है। तो 50वें डिब्बे में पत्थरों की संख्या, तो देखो हमको बताना है 50वें डिब्बे में कितने पत्थर हैं। तो आप ये पहले देखो कि 50वें डिब्बे में कौन कौन पत्थर को रख सकता है। तो ऐसे लोग पत्थर को रख सकते हैं जो 50 को काट सकते हैं। तो क्या पहला व्यक्ति 50 को काट सकता है? बिल्कुल। एक जो है 50 जो है वो एक से कटेगा। तो एक व्यक्ति एक डिब्बे में एक ही पत्थर रखता है ना, तो 50वें डिब्बे में कितने पत्थर रखेगा? एक ही। क्या 2 50 को काट सकता है? बिल्कुल। तो 2 भी रहेगा। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो हर डिब्बे में कितना पत्थर रखता है? 2, यानी कि 50वें डिब्बे में भी कितना पत्थर रखेगा? 2 ही रखेगा। ऐसे देखो आप 3 जो है वो 50 को नहीं काट सकता, इसलिए 3 को नहीं लेंगे। क्या हम लोग 4 को लेंगे? तो 4 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि 4 भी 50वें में नहीं आएगा, है ना। ऐसे ही 5 पे देखोगे तो 5वां आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 5वां व्यक्ति हर डिब्बे में 5 रखेगा, तो 50वें डिब्बे में भी कितना रखेगा? 5 रखेगा। उसके बाद सीधा 10वां व्यक्ति 50वें डिब्बे में कितना रखेगा? 10 रखेगा। फिर सीधा हम लोग किस पे आ जाएंगे? 10 के बाद 11 नहीं है, 12, 13, 14, 15, ये सारी संख्या नहीं काट सकती है। उसके बाद 25वां व्यक्ति जो होगा वो रखेगा 50वें डिब्बे में कितना? 25 पत्थर। और सीधा उसके बाद लास्ट में 50वां व्यक्ति जो होगा वो 50 पत्थर वहां पर रख देगा। और इस प्रकार हमारे पास टोटल जो संख्या आएगी 50 और 25 75, 10 85, 85 5 कितना हो गया? 90, 90 और 3 कितना हो गया? 93, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्लियर है? यानी कि 93 पत्थर वहां पर रखे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि 3 सहेलियां हैं, सीता, गीता, मीता, का वेतन प्रारंभ में क्रमशः 5, 6 और 7 था। तो प्रारंभ में वेतन जो था वो 5:6 अनुपात कितना था? 7 था, है ना, है ना। उनमें क्रमशः 20, 25 और 20 की वृद्धि होती है पहले साल। तो यानी कि इसमें से 20 की 25 की और 20 की वृद्धि करनी है। तो आप ऐसे डायरेक्ट वृद्धि नहीं कर सकते। तो आप एक काम करो, इनका जो अनुपात है उनमें 0 लगा करके वैल्यू ले लो। तो 50, 60 और कितना ले लिया हमने? 70 ले लिया। 50, 60 और कितना ले लिया? 70। अब हम इसका 20% निकाल सकते हैं, 25 निकाल सकते हैं और 20 जो हमसे कह रहा है। तो 50 का अगर हम लोग 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और 10 की इसमें वृद्धि होगी तो उसका वेतन जो होगा वो कितना होगा? 60। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो 25 बढ़ रहा है, यानी इसमें 25% की वैल्यू। तो 60 का अगर हम लोग 25% निकालते हैं तो 60 गुणे 25/100, 25 चौके 100, 15 चौके 60, यानी 15 की वृद्धि होगी, यानी ये पहुंच जाएगा 75 पे। ठीक है ना। उसके बाद फिर से 20% की, तो 70 का 20% कितना होगा? 14 होगा। तो 14 होकर के मतलब कितना बनेगा? ये 84, 84, 14 की वृद्धि हो जाएगी। अब फिर अगला फिर जो है यहां से 40 की वृद्धि हो रही है। तो 60 का अगर हम लोग 40% निकालते हैं तो 60 का 40% कितना आएगा? 24। 24 बढ़ेगा इसमें तो कितना हो जाएगा? है ना, 84 हो जाएगा। और जो मीता है, मीता वो कितना बढ़ रही है दूसरे साल? 25%। तो 84 का 25% कितना आएगा भाई? 84 का अगर हम लोग 25% निकालते हैं तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4, यानी 21 की वृद्धि होगी, यानी कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 8 2 10, यानी कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। आगे बात समझ में। फिर कहा गया कि गीता का जो वेतन है तीनों सहेलियों के औसत वेतन के बराबर है। तो अगर हम तीनों गीता के वेतन हम यहां पर दूसरे साल में क्या मान लेते हैं? x। तो तीनों सहेलियों का औसत भी कितना हो जाएगा? x ही हो जाएगा। औसत कैसे आएगा? 84 प्लस x प्लस 105 बटे 3 बराबर x। ऐसे ही तो होगा। तो यहां से आप देखो, इसको जोड़ो जरा, ये 3 उधर चला जाएगा तो 5 और 4 कितना हुआ? 9, ये आपका 8
और ये आपका 189 बराबर में 3x। 3x में x उधर जाके घटेगा तो क्या बनेगा, केवल और केवल 2x बनेगा। तो 189 बराबर कितना हो गया, 2x। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 अठे 2 नवा 18 है ना, 2 चौके 8 2 पंचे 10, यानी 94 पॉइंट कितना हो गया, 5। यानी इसकी जो वैल्यू हो गई वो 94 कितना हो गई, 0.5 हो गई। लेकिन आपको बताना है वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो 75 से 94.5 हो गया। 75 से कितना हो गया, 94.5। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वृद्धि कितने की हुई है तो आप क्या बता पाएंगे, तो वृद्धि जो हुई है वो आपकी 19.5 की हुई है ना। 19.5 की वृद्धि कहां से हुई है, 75 से, और परसेंटेज के लिए गुणे 100 लगेगा। 25 चौके 100, 25 तिया 75, सॉल्व करिएगा, 3 छक 18 है ना, 1 19 3 पचे 15, 6.5। 6.5 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 और 4 पंचे 20, यानी 26 इसका उत्तर होगा। 6.5 को 4 से गुणा कर पाएंगे ना, 4 पंचे 20 के 0, 6 चौक 24 और 2 26, यानी 26% इसका करेक्ट उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, इसमें कहा गया कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंक का योग क्या होगा। तो प्रत्येक विषम में हमें क्या करना है, 1 जोड़ना है, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, और प्रत्येक सम में 2 घटाना है तो इसमें 2 घट जाएगा। तो देखो अगर हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2, ठीक है। इसमें 2 घटा दो कितना बन जाएगा, 6। इसमें 2 घटा दो कितना बन जाएगा, 2। इसमें 1 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, 8। इसमें 2 घटा दो तो कितना बन जाएगा, 4। इसमें 1 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, 6। और इसमें भी 1 जोड़ दो कितना बन जाएगा, 4। तो आपको बताना है सबसे बड़े और सबसे छोटे। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8 है, और सबसे छोटा अंक कितना है, 2 है। इन दोनों का योग जो होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर 10 होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आपको इसका HCF बताना है, क्या बताना है, लघुत्तम समापवर्ती, यानी कि LCM बताना है। LCM क्या होगा, जो 44 से कट जाएगा, 32 से कट जाएगा, 176 से कट जाएगा। तो आप देखो कि ये सारी संख्याएं एक सम संख्याएं है ना, तो विषम संख्या इनका LCM नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है 352। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन में कहा गया कि विजय का वेतन 16 बढ़ाया गया, बाद में 11 बढ़ाया गया, तो तुलना करनी है। तो सबसे पहले कितना घटाया गया, 16। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का x है ना, और जो फॉर्मूला होता है सतत वृद्धि का वो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे क्या होता है, 100। जहां बढ़ रहा होगा वो चीज प्लस में रहेगी, जहां घट रहा होगा वो चीज माइनस में रहेगी। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, घट रहा है, तो सबसे पहले माइनस का 16, फिर 11 बढ़ गया तो प्लस का 11, प्लस माइनस का गुणनफल माइनस होता है, 16 गुणे 11 बटे में क्या होगा, 100 है ना। तो 16 में अगर 11 घटाते हैं आप तो क्या बचेगा, माइनस का 5, फिर यहां पर माइनस लगाएंगे, 11 छिक्के 66, 11 एक कम 11, 11 में क्या जोड़ दीजिए, 6, तो यानी कि 17 है ना। और इसके बाद 2 अंक बाद यहां पर दशमलव लग जाएगा। अब इसको आप जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 6.76। माइनस बताता है कि कमी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या कह रहा है, समान आयतन के 2 बर्तन, पहला बर्तन आधा सिरप से भरा है, दूसरा बर्तन आधा दूध से भरा है ना। यानी कि पहले बर्तन में आधा सिरप है और दूसरे बर्तन में क्या था, आधा दूध था। ठीक है भाई, कह रहा है दूसरे बर्तन में आधा दूध, पहले बर्तन की आधी सामग्री दूसरे बर्तन में डाली जाती है, यानी इसमें क्या है, सिरप ही तो है, इसमें से आधा हिस्सा किस में डाल दिया गया, दूसरे में। तो अगर 1/2 का आधा करोगे तो कितना सिरप आएगा, यहां पर 1/4 सिरप आएगा, और इसमें दूध कितना था, 1/2 था। तो यहां पर कुछ इस तरीके से मात्रा होगी, सिरप 1/4 हो जाएगा और दूध कितना हो जाएगा, 1/2। अच्छा, जब इसमें से 1/4 निकल गया तो यहां पर पहले बर्तन में कितना सिरप बचा है, 1/4। क्लियर,
ये कौन है? ये सिरप है, ध्यान रखिएगा, ये सिरप है। फिर कहा गया कि फिर इस मिश्रण का आधा हिस्सा वापस पहले बर्तन में डाल दिया गया। तो अगर आप अब यहां से आधा चीज निकालोगे तो आधा सिरप भी आएगा और आधा दूध भी आएगा। तो 1/4 का आधा कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। और 1/2 का आधा कितना हो जाएगा? 1/2 का आधा कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक, ये हो गया, वापस डाल दी गई। तो अब बताना है दूसरे बर्तन में डाल दी जाती है, तो दूसरे बर्तन में, यानी कि इसको एक बार और करना है ना। फिर इस आधा हिस्सा वापस पहले बर्तन में डाल दिया जाता है। ठीक, इसके बाद पहले बर्तन की आधी सामग्री वापस दूसरे बर्तन में डाल दी जाती है। ठीक है, मतलब यहां से फिर हमें उधर लेकर जाना है इसको। तो देखो, ये सिरप है, ये क्या है? दूध है। तो देखिए यहां पे सिरप कितना है? 1/4 और 1/8, दोनों को जोड़ लो क्योंकि सिरप सिरप जुड़ जाएगा ना। तो एलसीएम आया 8, ये आपका 2 और ये आपका 1, यानी कितना सिरप? 3/8 हमारे पास में सिरप था, है ना। और 1/4 क्या था? मिल्क था, दूध। कोई दिक्कत किसी को? अब यहां से जब आधा निकल गया, यहां से जब आधा निकल गया, सिरप 1/4 था, 1 निकल गया, तो यहां पर जो शेष मात्रा बच रही है उसमें सिरप कितना है? 1/8 है। आधा निकल गया तो आधा कितना बचेगा? आधा ही बचेगा। और इसमें दूध कितना है? 1/4। ये आपकी शेष मात्रा बची हुई थी। अब फिर यहां से आधा आधा गया, तो 3/8 का आधा करोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3/16। और 1/4 का आधा करोगे तो 1 कितना हो जाएगा? 8। तो बस अब यहीं पर आपको बता देना है कि रेशियो क्या बनेगा। तो आप क्या करो, सिरप को सिरप के साथ जोड़ लो और मिल्क को मिल्क के साथ जोड़ लीजिए, यानी 1/8 प्लस 3/16, ये सिरप की वैल्यू है। और आपको अगर इसका मान चाहिए तो क्या करिए, 1/4 और प्लस 1/8 कर लीजिए, और यहां पर इन दोनों का अनुपात चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा? यहां पर 16, 2 + 3 रेशियो, यहां पर क्या आएगा? 8, ये आपका 2 + 1, सही है। तो यानी कि हमारे पास में जो वैल्यू बन रही है वो इसको जोड़ने पर क्या बनी? इसको जोड़ने पर बनी 5/16 और इसको जोड़ने पर बनी 3/8। रेशियो बताना है, सॉल्व कर लीजिए। ये आपका 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 5 रेशियो क्या बनेगा? 6 बनेगा, है ना। बढ़िया सवाल था, कई बार आपको इधर उधर करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, डी ऑप्शन, ठीक है ना, 5 और 6। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। कह रहा है यदि नमन 22 में 25 वस्तुएं खरीदी और 22 की दर से 25 में बेच दिया। 22 में 25 खरीदी और 22 वस्तुएं 25 की दर से बेच दिया। नमन ने 22 में 25 वस्तुएं खरीदी हैं। कहने का मतलब है कि 22 रुपए में कितनी वस्तु? कितनी वस्तु? 25 वस्तु, है ना। और इनको खरीदा, सीपी। एसपी कैसे कर दिया? इसको उल्टा कर देना है बस, है ना। सभी वस्तुएं 22 की दर से 25 में, सभी वस्तुएं 22 की दर से 25 में, यानी 22 वस्तु 25 रुपए की क्या कर दिया? इसने सेल कर दिया, ठीक है ना। अब आपको बताना है अनुमानित लाभ या हानि का क्या प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है ना। तो बस आप 22 का गुणा 22 से कर दीजिए, 25 से गुणा 25 से कर दीजिए, है ना, यही तरीका होता है। तो 22 का गुणा 22 से होगा 484 और 25 का गुणा 25 से होगा कितना हो जाएगा? 625। यानी कि ये हमारा क्या हो गया? सीपी हो गया और ये हमारा एसपी हो गया। इसमें एक तरीका और लगा सकते हैं कि हम लोग वस्तुओं की संख्या क्या कर ले? बराबर भी कर सकते हैं, है ना, 25 और 22 को। तो इसको उल्टा भी कर सकते हो। इसको अगर वस्तुओं की संख्या को बराबर करना हो तो आप इसको 22 से गुणा कर दीजिए और इसको किससे गुणा कर दीजिए? 25 से, तब भी हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 22 से गुणा यहां होगा तो 22 से गुणा यहां होगा तो कितना बनेगा? 484 और 25 से गुणा करोगे तो 625, यानी कि 484 की वस्तु कितने बिक गई? 625 में बिक गई। तो प्रॉफिट हुआ
कितने का प्रॉफिट हो गया है, घटा दो भाई। 625 में आप घटा दो 484, 484, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। 12 में 8 गया, 4 बचेगा। 5 में 4 गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी 141 किस पर, 484 पर, और गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, गुणे में क्या हो जाएगा आपके पास में, 100। ठीक, इसको किसी संख्या से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते। 12 4 5 में 4 गया, 1 बचेगा, तो 141। ठीक, यहां से देखिएगा 141 है और ये 484 है। ठीक, तो लगभग ये आपका कितना गुना, अगर हम इसको 4 बार ले जाएं तो 4 बार ले आओगे तो ये हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। एक बार इसको 4 से काट देते तो ये 25 हो जाएगा। ये आपका 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 हो गया, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 121 हो गया। और ये आपका 25 है ना, कुछ भी कटने लायक दिख नहीं रहा है। तो देखो ये 121 जो है वो 141 से जब आप भाग करोगे तो लगभग 1 के आसपास वैल्यू जाएगी, है ना, 1 के आसपास वैल्यू जाएगी। अगर आप 121 को 141 से भाग करते हैं तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा। ठीक है ना, 1 दशमलव कुछ। तो यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 25 से बड़ा होगा, है ना। 25 से बड़े हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, तो हमारे पास में 2 ऑप्शन हो गए 25 से बड़े। ठीक है ना, एक है 29.1, एक है 30.2। तो इन्हीं में से होगा कुछ। देखो गुणा कराना पड़ेगा हमें, 25 एक कम 25 के 5 हासिल आया कितना, 2, है ना। 25 100 के 100, 100 में 2 जोड़ दो, 102 के 2 हासिल आया 10। 25 एक कम 25 और 10 35, ये आपका 2 1। अब बताओ ये कितनी बार जाएगा, क्या ये 3 बार जा सकता है, बोलिए। अगर आप इसको 3 बार लेकर जाते हो तो कितना होगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3, तो 363 हो जाएगा। और जबकि यहां पर है कितना बताओ, 352 ही तो है। यानी इसका मतलब यहां से हम ये समझ गए कि ये पूरा 3 बार तो नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल कह रहा है एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 2500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है, तो निवेशित धनराशि क्या है ना। कोई प्रिंसिपल है पी, है ना, ये कितने वर्षों में, ये आपका 8 वर्ष में, 8 वर्ष में कितना हो गया, 24,500। और यही धन 13 वर्ष में कितना हो गया, तो आप कहेंगे 32,000 हो गया, है ना। यानी ये जो है ये 8 साल का मिश्रधन है और ये जो है वो 13 वर्ष का मिश्रधन है। दोनों मिश्रधन में कितने साल का गैप दिखाई दे रहा है आपको, 5 वर्ष का। तो आप देखो कि 5 साल में ये जो राशि है वो कितनी बढ़ गई, तो 5 साल में ये जो राशि है वो कितनी बढ़ गई, तो 32,000 हो गई कहां से, 24,500 से। तो 500 इसमें जोड़िएगा तो 2500 होगा, 2500 में 700 जोड़ेगा तो हो गया 3200, 3200 और 500 कितना हो जाएगा आपका, 700 और 500 यानी 7500। यानी कि इन 5 सालों में जो राशि है वो 7500 बढ़ चुकी है। ठीक है ना, तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ी होगी, 1 वर्ष में तो आप कहेंगे 1500। यानी 1 साल में इसमें जो बढ़ोतरी होती है वो कितने की होती है, 1500 की। यानी 1 साल में मिलने वाला जो 1 साल में जो बढ़ोतरी होती है उसी को तो ब्याज बोलते हैं। यानी 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 1500। तो यहां पर 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा बताओ, 8 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 1500 है तो 8 साल के ब्याज के लिए 800 को 1500 से गुणा करेंगे, 15 8 120, यानी कितना हो जाएगा 12,000। यानी इन 8 सालों में उसे कितना ब्याज मिला होगा, 12,000। तो 12,000 ब्याज मिला और ये पहुंचा कितना, 24,500। यानी ये रहा कितना होगा, है ना, कितना रहा होगा, 12,500 रहा होगा, है ना भाई। 12,500 में 12,000 जोड़ दो तो 24,500 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सवाल नंबर अगले पे आते हैं। अगला सवाल, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले आप राशि पता करो,
तो 8% की दर से 2 वर्ष का SI 1000 है, यानी 8 दूनी कितना 16%। तो 16 की वैल्यू जो है 16% का जो मान है वो किसके बराबर 1000 के बराबर। तो 1% का मान तो 1000 बटे कितना होगा 16। 100% की वैल्यू निकालने के लिए इसको 100 से गुणा करेंगे क्योंकि हमें प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल अपने आप में क्या परसेंट होता है 100%। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, है ना 25 हो गया, ये भी आपका 25 हो जाएगा यानी 250। तो 25 संयम कितना हो जाएगा 625 और एक जीरो, तो 6250 हमारा प्रिंसिपल था। अब वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर समान राशि पर समान दर से देना है। तो ब्याज की दर कितनी है 8% है, प्रिंसिपल कितना है 6250। तो 2 साल का CI जो होगा 2 साल का CI परसेंटेज 8% के हिसाब से 2 साल का जो CI परसेंट होगा वो 16.64% होगा। 16.64%, इसको ध्यान रखिएगा 16.64%। बस इसी का आप 16.64% निकाल दीजिए, जो आएगा आपका उत्तर होगा। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो आएगा, 1 जीरो यहां से कैंसिल। 25 से काटेंगे 25 25 संयम 625 होगा, 25 चौके 100 यानी 40 हो गया। 4 से काट दीजिए 4 धामा 40, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 छंग 24, कटेगा बिल्कुल नहीं यहां से। तो 25 छक्के कितना हो गया 150। चाहो तो आप काट भी दो, 5 से काट दो 25 हो गया, 5 दूनी 10, 2 से काट दोगे 2 दूनी 4, 0 2 अठे 16, 208 का 5 गुना जो होगा वो 1040 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बढ़िया सवाल था। साधारण क्या दे करके आपसे चक्रवृद्धि के बारे में जानना चाह रहा है। सवाल नंबर अगला है 12-42 का तृतीयानुपाती समानुपाती और 16 और 56 का तृतीय समानुपाती के बीच में अनुपात। तृतीय समानुपाती का तरीका क्या होता है कि जो आपका मध्यानुपाती है उसके स्क्वायर को प्रथमानुपाती से भाग कर देते हैं, तो ये तृतीयानुपाती हो गया। ऐसे ही इसका भी तृतीयानुपाती निकालने के लिए 56 गुणे 56 को किससे भाग करेंगे 16 से। इसका रेशियो बनाते हैं हम लोग, है ना। 14 तिया 42, 14 से काट दो, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 तिया 42, 14 चौके 56, ठीक है ना। यहां से आपके पास में कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। ऑप्शन जो आएगा वो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है 9, 3 और 27 का चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात क्या होगा भाई, चतुर्थानुपात आप जानते हैं, चतुर्थानुपात बताना है तो इन दोनों का गुणनफल पहले और चौथे के बराबर होगा। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा वो हम लोग डायरेक्ट निकाल पाएंगे कि ये होगा 3 गुणे 27 बटे 9। तो 9 तिया कितना हो गया 27, 3 त्रिका 9, तो चतुर्थानुपात कितना हो गया इसका 9 हो गया। और a और 24 के तृतीयानुपाती के बराबर है। a और 24 का तृतीयानुपाती कितना है, इसका मतलब 9। तो तृतीयानुपाती निकालने का तरीका क्या है कि मध्यानुपाती को आप कितनी बार गुणा कराइए 2 बार गुणा कराइए, है ना। 2 बार गुणा कराएंगे और किससे भाग करेंगे प्रथमानुपाती से। तो क्या आ जाएगा तृतीयानुपाती। तो ये हो गया। सॉल्व करिएगा 3 त्रिका 9, 3 अठे कितना हुआ 24, 3 अठे कितना हो गया 24। तो ए बराबर जो आ जाएगा वो 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक निश्चित धनराशि को ए, बी और सी के बीच में विभाजित किया जाता है। ए को कुल राशि का 1/3 हिस्सा मिलता है, बी को बी और सी से 3 गुना हिस्सा, बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है और सी को ए से 1200 रुपए कम मिलते हैं, तो ए का हिस्सा। तो ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है। ए को कुल राशि में से 1/3, जैसे मान लो कुल राशि जो थी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, कुल राशि जो थी वो मान लेते हैं कितना था 3 था, मान लिया ऐसा, क्योंकि हमें इसका 1/3 करना है ना। तो ए को कितना मिलेगा कुल राशि का 1/3 मतलब 1 हिस्सा। भाई 3 का 1/3 1 आएगा, है ना। बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है। बी को किससे सी से 3 गुना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है।
बी और सी से 3 गुना। क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए, बी और सी से 3 गुना हिस्सा, बी को सी से 3 गुना हिस्सा, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि बी को किससे, सी से 3 गुना, तो 1 इसको तो 3 इसको, ठीक। दोनों को मिलाकर कितना मिलेगा, 4 हिस्सा। बचा कितना है हमारे पास में, 2, तो 1 की वैल्यू 1/2, यानी बी को मिलना चाहिए 1.5, है ना, और सी को मिलना चाहिए 0.5। बैठ गया सोल्यूशन, बिल्कुल इसी तरीके से आपका रेशियो बन गया। तो ए को मिला 1 हिस्सा, इसको 1.5, इसको 0.5। अब कह रहा है ए को सी से 1200 कम मिलते हैं, तो ए को सी से 1200 कम कहां मिलेगा, तो ज्यादा मिल रहा है ना। अच्छा, सी को ए से, ठीक है, तो सी को कितना मिला, 1 हिस्सा, और ए को कितना मिला, 1 हिस्सा, और सी को कितना मिला, 0.5। तो देखो जो सी है वो ए से अभी कितना कम है, तो आप कहेंगे 0.5 कम है, और सवाल में कितना कम है, 1200 रुपए, तो यानी 0.5 की वैल्यू 1200 रुपए, तो 1 की वैल्यू 1200/0.5, पॉइंट हटाइएगा 0 आएगा, ये आपका 24 पंचे 120 होता है, यानी यहां पर आपके पास में 2400। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, 2400। हमें कुल धनराशि बतानी है, कुल धनराशि कितने यूनिट है, 3, तो 24 दिया कितना हो जाएगा, इसका उत्तर 48, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा 4800। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 12 से विभाज्य है तो उसका आखिरी अंक वो संख्या 4 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। अब 4 से वही संख्या कटती है जिसका आखिरी अंक 4 से कटता है, और 3 से वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 से कटता है। तो क्या भाई इसमें देखो किसके आखिरी के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो इसका कट रहा है, इसका भी कट रहा है, इसका भी कट रहा है, इसका नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं कौन से संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा, तो 6 2 8 1 9, 9 में 4 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 13। भाई 6 4 10 3 13, ये नहीं हो सकता। यहां पर देखिएगा 8 2 10 4 1 5 15, ये हो सकता है, ये ऑलरेडी कर चुका है। 8 2 10 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 21 84 इसका उत्तर होगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, एक टंकी में 3 पाइप लगे हैं, ए बी अकेले उसे 4 और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते हैं, और सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। ए काम को कर सकता है कितने घंटे में, 4 में, बी कर सकता है कई घंटे में, 3 घंटे में, और सी पूर्ण भरी टंकी को 2 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, 4 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 12। इसकी क्षमता 4 3 12, 3 चौके 12 और 2 छंग 12, यानी -6। -6 क्यों लिखा, क्योंकि जिससे आपको बता रहे हैं कि जो सी है वो टंकी को खाली करने का काम कर रहेगा। यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी पूर्ण रूप से, यानी तीनों को एक साथ खोला गया, यानी ए चल रहा है, बी भी चल रहा है, और सी। देखो ए और बी मिलकर कितना पानी भरेंगे, 7 यूनिट, और 6 यूनिट पानी जो है वो सी बाहर कर देगा। तो कुल मिलाकर हर घंटे में कितना पानी वहां पर रुका जा रहा है, 1 यूनिट पानी केवल रुक पा रहा है। हर घंटे में केवल 1 यूनिट पानी रुक पा रहा है, और टोटल कितना पानी भरना है उस टंकी में, 12 यूनिट। तो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी रुक रहा है, तो 12 यूनिट पानी रोकने के लिए हमें 12 घंटे का समय इसको देना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा। अगला सवाल देखो, कह रहा है एक ट्रेन 1495 मीटर लंबी है, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 2.8 मिनट में पार करती है। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच में डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। आपको पता है कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो कितनी लंबाई चलती है, अपनी लंबाई और उस पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर। तो ये हो गई हमारी दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अच्छा बताइए ट्रेन की चाल कितनी है, 64 है ना, तो 64 हो गया। लेकिन दिक्कत यह है कि 64 आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो क्या हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए
इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग 5/18 से गुणा करेंगे, बिल्कुल। और समय जो है वो मिनट में है, तो क्या इस 2.8 को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दें? बोलिए, क्या इसको सेकंड में बदलने के लिए 2.8 को हम लोग 60 से गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस यूनिट को पूरा पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। यहां से आप क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे तो ये 0 क्या होगा, कट जाएगा। 6 तिया कितना हो गया, 18 हो गया। अब तो कुछ कटेगा नहीं, है ना, 64 28 यही सब बचा हुआ है। 2.8 मिनट है ना, 60 से भाग कर दिया, इसको गुणा कर दिया तो 2.8, 0 कट गया इसका, 3 6 3 18, 64 है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 1495 गुणा करना पड़ेगा लग रहा है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा। तो अगर हम इसको गुणा करते हैं तो क्या आएगा, देखो भाई, तो यहां पर आपका हो जाएगा, गुणा किया जाए क्या, आप इसको सॉल्व करके चेक कर लो। 1495 प्लस x है ना, यहां पर आपका 64 गुणे 5 गुणे 28 गुणे 6 और ये आपका 3। प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच में आपको अंतर बताना है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर आपको बताना है, ठीक है ना। सवाल तो हो जाएगा लेकिन ट्रेन, ठीक है, 1495 मीटर है, ठीक है। उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई x थी, ठीक है। इसको अगर हम लोग समय बराबर दूरी बटे 4 से लगाना चाहें तो कैसे लगेगा, देखो आ तो उस पर भी आता है लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही है। तो यहां पर अगर हम लोग चाल से लगाएं कि चाल बराबर क्या होता है, तब भी वही बात पड़ेगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी होगा 1495 प्लस में कितना होगा x, और बटे में क्या होगा, समय। समय हमारे पास 2.8 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दिया, पॉइंट हटाओगे एक 0 कट जाएगा। यहां पर हमारे पास चाल जो है वो 64 है, इसको हमने 5/18 से गुणा किया, है ना। ये सारी वैल्यू वापस से उठकर के इधर आ जाएगी, 28 गुणे कितना हो जाएगा 6 बराबर 1495 प्लस x, ये वही चीज फिर से हमें मिल गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आप समझ लो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन जा रही है। आप यहां से इसको पूरा सॉल्व करके यहां पर घटा देंगे इसको ला करके, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ कटने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोग इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा एक बार कैसे इसको सॉल्व करना है। बस आपको इसको गुणा करा करके, है ना, ये 1495 घटा देना है, जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए मान लीजिए, देखो फैक्टोरियल 15,000 है, तो ये जो होगा वो लगभग सभी संख्याओं से घटेगा जो ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आपसे सबसे बड़ा पूछा है ना। भाई फैक्टोरियल 15,000 में सभी संख्या आ जाएंगे ना भाई, 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, सब आ गया, तो सबसे बड़ा जो होगा वो क्या होगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें आपका जो ऑप्शन था वो गलत था, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि गुणा करना है आपको, इसको सॉल्व करना है, यानी कि ये है आपका कुछ इस तरीके से, 22 को 6 से गुणा कर सकते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 हो गया गुणा। फिर क्या है, ब्रैकेट लगा है, 8 है ना, पटे में 4 है, यानी ये 8/4, 8/4 सही है। गुणा है 15 माइनस 11/4, तो 15 माइनस 11/4 है ये, तो यही से सॉल्व करते हैं, माइनस 11/4, तो 15 चौके 60, 60 में आप क्या घटाएंगे 11, 60 में से आपको घटाना है 11/4, कितना बचेगा 49 बन जाएगा, यानी ये हो गया 49/4, ठीक है ना। 49 बटे में क्या हो गया 4 हो गया, तो केवल गुणा ही है, तो सबको ब्रैकेट में खोल दो, गुणा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 132 8/4 49/4, सॉल्व करेंगे इसको, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। फिर सॉल्व करेंगे 4 ते 12, 4 ते 12, तो हमारे पास आया 33 दूना 66, 66 गुणे 49, यानी एक ऐसी संख्या आंसर होगी जिसका आखिरी अंक 9 6 54 यानी कि 4 होगा।
तो ऐसे कितने ऑप्शन हैं जिनका आखिरी अंक 4 है? तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसका आखिरी अंक 4 है। गुणा करोगे तो 3234 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 37.5 में कितने 1/8 है? तो 37.5 को हम लोग 75/2 लिख सकते हैं और इसको भाग कर दे किससे? 1/8 से, तो ये पलट जाएगा। तो 75/2 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 8 से। 75/2 को हमें गुणा करना पड़ेगा किससे? 8 से। गुणा करना पड़ेगा ना, 2 चौके 8, 75 चौके कितना हो जाएगा? 75 दूना 150 और फिर दूना 300। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आते हैं अगला सवाल। एक समांतर श्रेणी का तीसरा और 7वां पद -9 और 11 है, तो 15वां पद क्या है? आप जानते हैं कि nवां पद निकालने का तरीका क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये प्रोसेस होता है nवां पद निकालने का। तो हमें कौन से पद की बात कर रहा है? तीसरा। तो तीसरा पद यानी है ना a3 बराबर क्या रहा होगा? a प्लस 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2, तो यहाँ पे 2d। और 7वां पद यानी a7 का मान क्या रहा होगा भाई? वो भी a प्लस 7 में से 1 गया, 6d हो जाएगा, है ना। इन सबके मान हमें दे रखे हैं। तीसरा पद कितना दे रखा है? -9 और ये आपका 11 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को हम लोग क्या कर दें? माइनस कर दें। माइनस करोगे तो a से a क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना। माइनस का 11 माइनस का 9 क्या हो जाएगा? प्लस का 20 हो जाएगा, बराबर 6 में से 2 गया, क्या बचेगा भाई? यहाँ पे माइनस का 20 बचेगा और यहाँ पे 6 में से 2 घटेगा, मतलब माइनस का कितना बचेगा? 4। तो ये कट गया। तो d की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 5। d की वैल्यू 5 आ गई। अब d की वैल्यू अगर 5 आ गई है तो किसी भी इक्वेशन में रख के मान निकाल लो। हमें पता है 11 बराबर a प्लस कितना d है? 6d। तो 6 इंटू 5, तो 11 बराबर a, 6 पंचे कितना हो गया? 30। तो आपका a बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का भाई 11 में से 30 घटेगा ना भाई, 11 माइनस 30 होगा क्योंकि इस 30 को हमने इधर भेजा है। तो a बराबर जो आ जाएगा आपके पास में वो माइनस का 19 आ जाएगा, ठीक है ना। a की वैल्यू 19 आ गई। तो हमें 15वां पद बनाना है, यानी a15 की वैल्यू। a15 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? a तो माइनस का 19 प्लस n-1 यानी कि 15 में 1 गया, कितना बचेगा? 14। 14 गुणे d मतलब 5। तो माइनस का 19 और 14 पंचे कितना होता है? 70। तो यहां पर 70 में से आप 19 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 70 में से अगर आप 19 घटाते हैं तो आपके पास में क्या बचता है? 51 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट सवाल पर। अगला सवाल है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका आयतन 343 वर्ग मीटर है। तो ये क्या है? घन है। घन का आयतन कितना होता है? भुजा का क्यूब। तो भुजा क्यूब की वैल्यू हमारे पास में 343 दे रखी है। तो यहां से जो भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो इसका क्या बताना था? टोटल सरफेस एरिया। किसी भी घन का टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। 6 इंटू 7 सता 49, तो 9 छाक 54। आंसर वही होगा जिसके आखिरी में 4 होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं और आपका ये सेशन भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, है ना। अगली क्लास जो होगी वो आपके अगले टेस्ट को लेकर होगी, है ना। तब तक के लिए सभी लोग इस सोल्यूशन को सभी लोग देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।